उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां दावों में जीरो टॉलरेंस, मजबूत कानून व्यवस्था और डेमोग्राफी की सुरक्षा की बातें गूंजती तो हैं, पर जब हकीकत सामने आती है तो सवाल उठने लगते हैं। इन सब से बरबस एक ही बात ख्याल में आती है कि क्या ये सब सिर्फ चुनावी नैरेटिव है या फिर कुछ और। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो दिखाई देगा जो गोदी मीडिया आपको कभी दिखा नहीं पाएगी। एक बार नहीं कई बार आपने इस प्रदेश की धाकड़ से धुरंधर बनी सरकार के मुख से सुना होगा कि किसी भी हालात में उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। एक मंच नहीं बल्कि कई मंचों पर, अखबारों के जरिए भी आपने उनके ये बयान सुने और पढ़े होंगे। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि भाजपा के नेताओं ने भी इसी बयान को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार दोहराया है। भाजपा संगठन से लेकर भाजपा सरकार तक सभी नेता पदाधिकारी हमेशा ही डेमोग्राफी चेंज के लिए कांग्रेस को दोषी करार देते रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाएंगे जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा, जिसमें भाजपा सरकार के डेमोग्राफी चेंज के इस दावे की हवा खुद मुख्यमंत्री ही निकाल रहे हैं। बयान जिसमें खुद मुख्यमंत्री धामी अपनी सरकार में बांग्लादेशियों को उत्तराखंड में बसाने की बात कबूल कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बंगाल में चुनावी सभा के दौरान जो कहा, उसे सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे उत्तराखंड के डेमोग्राफी चेंज न होने देने का दावा करने वाली सरकार बंगाल में वोट लेने के लिए उत्तराखंड में बांग्लादेश से आए, पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को खुद ही बसाने की बात स्वीकार कर रही है। यकीन न हो तो बयान खुद ही सुन लीजिए, फिर आगे का हाल उत्तराखंड राजनीति की बात विस्तार से समझते हैं। उधम सिंह नगर जनपद में पूरे बांग्लादेश से बड़ी संख्या में शरणार्थी भाई बहन आए थे और उन शरणार्थी भाई बहनों के सर्टिफिकेट पे जब उनका कोई सर्टिफिकेट बनता था तो उसमें लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित। भाइयों बहनों, ये बड़ा अपमानजनक शब्द था। मैंने इस शब्द को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया कि हमारे बंगाल के आए हुए भाई बहनों को भी अब सम्मान से रहने का अधिकार होना चाहिए। अब इस बयान को सुनने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है कि डेमोग्राफी को लेकर तरह तरह के दावे करने वाली भाजपा सरकार ही इस प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने में जुटी है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों जिनके डॉक्यूमेंट में पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित लिखा रहता था, उनको उत्तराखंड में रहने की मान्यता दी। तो क्या पूर्वी पाकिस्तान से यहां आए लोगों को बसाने से इस प्रदेश की डेमोग्राफी नहीं बदल रही? सवाल यह भी कि जिस कांग्रेस पर इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने का आरोप भाजपा लगाती है, उसके कार्यकाल में तो इनको उत्तराखंड की मान्यता मिली नहीं, क्योंकि उनके कागजों में पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित लिखा था, जो खुद मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं। जिसके बाद भाजपा की यशस्वी सरकार ने ही इनको यहां रहने का पूर्ण अधिकार दिया। तो फिर सवाल उठता है कि ये डेमोग्राफी चेंज की रट भाजपा उत्तराखंड में क्यों लगाए बैठी है, जबकि बंगाल में जाकर मुखिया कुछ और ही कह रहे हैं। इसका सीधा जवाब है वोट बैंक का ध्रुवीकरण। चूंकि बंगाल चुनाव में इस तरह की बात करने से भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है, जबकि उत्तराखंड में इसके उलट डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स से फायदा। तो साफ है, भाजपा के लिए डेमोग्राफी चेंज सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना लगता नहीं। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में डेमोग्राफी चेंज सिर्फ एक मुद्दा भर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुका है। मंच दर मंच बार बार पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि राज्य की जनसांख्यिकी किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दी जाएगी। विपक्ष खासकर कांग्रेस पर लगातार इसे देवभूमि की पहचान बदलने के आरोप लगाए जाते रहे कि उसने इस दिशा में काम किए हैं, पर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब खुद धाकड़ से धुरंधर बने मुख्यमंत्री का एक बयान इस पूरे नैरेटिव को चुनौती देता नजर आता है।
बंगाल के चुनावी मंच से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को उत्तराखंड में रहने की मान्यता दी है। अब यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता प्रतीत होता है कि अगर बाहरी लोगों को देवभूमि में बसाना डेमोग्राफिक चेंज है तो फिर मंच से दिया गया ये संदेश क्या है, और अगर भाजपा सरकार का ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से या कानूनी निर्णय के तहत है तो भी फिर उत्तराखंड में बार बार डेमोग्राफी खतरे में है का नैरेटिव आखिर क्यों? दरअसल यही वह बिंदु है जहां नीति और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली सी होती प्रतीत होती है। एक तरफ उत्तराखंड में सख्त बयान डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, दूसरी तरफ बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने का जिक्र। ये विरोधाभास आखिर संकेत देता क्या है? सीधा सा जवाब, राजनीतिक संदर्भ के अनुसार बदलता हुआ नैरेटिव। एक तरफ जहां उत्तराखंड में यह मुद्दा पहचान और सुरक्षा से जुड़कर वोटरों को प्रभावित करता है, तो बंगाल में शरणार्थी मुद्दा सहानुभूति और अधिकारों के जरिए राजनीतिक लाभ देने की क्षमता रखता है। यानी डेमोग्राफी चेंज एक स्थिर नीति नहीं बल्कि एक लचीला चुनावी टूल बन जाता है जिसे मंच और राज्य के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। या फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या डेमोग्राफी वाकई एक नीतिगत चिंता है या सिर्फ एक चुनावी रणनीति? इसका जवाब यकीनन बयानों में नहीं बल्कि उनके बदलते संदर्भों में छिपा है। बाकी अब आप सभी इस पर अपनी राय दे ही सकते हैं। सही और गलत की पहचान समेटे उत्तराखंड की जनता सोचने और समझने दोनों में सक्षम है। कुछ इसी तरह का एक मुद्दा भी है जिसका नाम बदलकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, लैंड फ्रॉड, जिसके आगे जिहाद शब्द जोड़कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जाती है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद बनाम लैंड फ्रॉड की बहस अब महज शब्दों की जंग नहीं रही बल्कि जमीन पर हक और हकीकत के बीच की गहरी खाई को उजागर करने लगी है। यह एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है जहां वास्तविक समस्याओं को वैचारिक फ्रेम में ढालकर पेश किया जाता प्रतीत होता है और इन सब के बीच असली पीड़ित यानी स्थानीय जमीन मालिक सिस्टम के जाल में फंसता चला जाता है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश शर्मा का एक लेख इस पूरे मामले को सही ढंग से वर्णित करता है। उनके एक लेख को गंभीरता से लें तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने लैंड जिहाद को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभारा है, एक ऐसा शब्द जो सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में तुरंत प्रभाव डालता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और असहज है। असलियत यह है कि राज्य के कई हिस्सों, खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो बड़े पैमाने पर भूमि विवाद सामने आ रहे हैं वो किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। ये संगठित लैंड फ्रॉड के केस हैं जहां फर्जी दस्तावेज, मिली भगत से रजिस्ट्री और संभवतः प्रशासनिक संरक्षण के जरिए मूल मालिकों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। राजनीतिक विमर्श में लैंड जिहाद का इस्तेमाल एक सुविधाजनक नैरेटिव बन चुका है जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीनों पर कब्जा, अवैध निर्माण और भूमाफिया की सक्रियता में स्थानीय नेटवर्क, प्रशासनिक लापरवाही और कभी कभी राजनीतिक संरक्षण की भूमिका स्पष्ट दिखती है। देहरादून जैसे शहर में आवासीय कॉलोनियों का व्यावसायिक अतिक्रमण, एमडीडी की निष्क्रियता और अधिकारियों का बहुभूमिका में उलझा होना इस व्यवस्था को और भी गहरा कर रहा है। जब नियामक संस्थाएं ही प्रभावी नहीं रहेंगी तो कानून का राज कैसे स्थापित होगा? अधिवक्ता कहते हैं कि उत्तराखंड में जमीन घोटाले केवल अपराध नहीं बल्कि साफ तौर पर प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। जब शीर्ष अधिकारी एक साथ कई पद संभालते हैं और सत्ता के केंद्र से सीधे जुड़े रहते हैं तो जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फोकस और जवाबदेही दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। एमडीडे के अध्यक्ष बने विनय शंकर पांडे और उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिखते क्योंकि दोनों एक साथ कई पद संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी सीधे तौर पर जुड़े हैं। नतीजतन जमीन घोटालों पर फोकस कमजोर पड़ता है।
अधिवक्ता आकाश शर्मा आगे लिखते हैं कि जब मामला सामने आता है तो जवाबदेही तय करने के बजाय खुद मुखिया उनके बचाव में उतर आते हैं, जबकि यही प्रशासनिक तंत्र भूमाफिया पर नियंत्रण में नाकाम रहा है। इसके बाद सख्ती के बयान तो आते हैं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने रहते हैं। नतीजा ये कि भूमाफिया पर नियंत्रण रखने वाला तंत्र निष्क्रिय हो जाता है और जब घोटाले सामने आते हैं तो कार्रवाई के बजाय सिस्टम अपने ही लोगों के बचाव में खड़ा दिखता है। ऊपर से सख्ती के बयान आते हैं, लेकिन जमीन पर वही ढर्रा चलता रहता है। यही प्रशासनिक ढील और जवाबदेही का अभाव लैंड फ्रॉड को बढ़ावा देता है, जहां असली मालिक ही सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू ये कि दीवानी मामलों को आपराधिक रंग देकर असली मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें धमकाकर या उलझाकर उनकी संपत्ति औने पौने दामों में बिकवाना अब एक सिस्टमैटिक मॉडल बन चुका है, जिसमें अधिकारियों की भूमिका शक के घेरे में है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपने पोस्ट के अंत में लिखते हैं कि इस पूरी बहस ने एक खतरनाक मिश्रण तैयार कर दिया है, जहां राजनीतिक लफ्फाजी, लैंड जिहाद और प्रशासनिक विफलता, लैंड फ्रॉड मिलकर कानून व्यवस्था का कमजोर करती हैं। नतीजा ये कि आम नागरिक का भरोसा टूट रहा है और राज्य की छवि एक ईज ऑफ डूइंग क्राइम जोन के रूप में बनती जा रही है। अगर सरकार सच में सख्ती दिखाना चाहती है तो उसे शब्दों के खेल से बाहर निकलकर ठोस कार्रवाई करनी होगी, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता, रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटलकरण और निगरानी लैंड यूज का सख्ती से पालन, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और सबसे अहम राजनीतिक संरक्षण की परत को हटाना। वरना लैंड जिहाद और लैंड फ्रॉड की ये बहस यूं ही बराबर चलती रहेगी और असली जमीन असली मालिक के हाथों यूं ही फिसलती रहेगी। खैर, इन सब की वजह प्रतीत होता है सिस्टम की जड़ों तक में घुस चुका करप्शन। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार में खुला भ्रष्टाचार का खेल कैसे होता प्रतीत होता है, इसकी बानगी स्थानीय अखबार में छपी ये खबर बताती है कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन अब ये सिर्फ एक नारा है या हकीकत, ये तो नीति निर्धारक ही जाने, क्योंकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती दिखाई देती है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार पर सख्ती के दावे करती है, वही अब सवालों के घेरे में है। मामला है गैरसैंण झील परियोजना का। घोषणा हुई थी कि 2018 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े जोर शोर से इस योजना का ऐलान किया था, लेकिन 8 साल बीत गए, बावजूद इसके आज भी ये महत्वपूर्ण परियोजना जमीन पर उतर नहीं सकी। वो भी तब जब परियोजना का उद्घोष खुद भाजपाई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। राज्य के एक बड़े हिंदी अखबार के अनुसार सामने आया परियोजना का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य, जो सामने एक जिन्न की बाती खड़ा हो गया। वो है परियोजना को औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन टेंडर जारी हो चुके हैं। जी हां, स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर जारी कर दिए गए हैं। यही अखबार की हेडलाइन भी है, जिसमें बाकायदा कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का बयान भी छापा गया है उनके वक्तव्य के साथ। अब यहाँ एक और सवाल सीधा खड़ा हो जाता है कि क्या अब उत्तराखंड में नियम कानून बदल दिए गए हैं? क्या अब बिना स्वीकृति के ही सरकारी काम शुरू हो सकते हैं, या फिर यह प्रक्रिया के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा है? अगर 8 साल तक स्वीकृति नहीं मिली तो अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों? और अगर स्वीकृति तय ही है तो पहले स्वीकृति क्यों नहीं? खासकर तब जब घोषणा करने वाले वर्तमान में लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं, जो भाजपा के कमल पर ही सवार हैं। अब अगर ये अखबार में छपी खबर गलत है तो सरकार और अखबार सहित कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल को इस खबर का खंडन करने की जरूरत है। और अगर ये सही है तो फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक पर नहीं, सिस्टम की जड़ों में बैठा वही पुराना भ्रष्टाचार है, जिसे खत्म करने का दावा अक्सर किया जाता है। खुद ही सोचिए कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही लगातार बनी है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अब इसे धाकड़ कार्रवाई कहें या फिर धुरंधर कारनामा, खैर ये भी आप सभी दर्शक और सुनने वाले ही तय करें। कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। कुल मिलाकर जीरो टॉलरेंस की जो छवि पेश की जाती है वो सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव ही दिखाई प्रतीत होने लगी है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। अब देखिए ना, शौचालय निर्माण जैसी बुनियादी और गरिमा से जुड़ी योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए तो फिर क्या ही कहना, जिसमें लमगड़ा में एक लेखाकार की गिरफ्तारी हुई है। अब समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक
घटना भर है या गहराई तक सड़ चुके सिस्टम की झलक, जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ कम से कम महसूस तो आम जनता को होने ही लगा है। वजह इसके पीछे साफ है। क्या बिना ऊपर की जानकारी के नीचे इतना बड़ा खेल संभव है? यकीनन नहीं। उस पर फिर से वही सवाल कि जिसने ऐसे भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी थी वो ही गायब है, यानी उत्तराखंड लोकायुक्त एक्ट, एक ऐसा कानून जो जवाबदेही तय करने के लिए बना लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय से निष्क्रिय पड़ा है। आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड आज भी एक सक्रिय लोकायुक्त से वंचित है? क्या वजह है कि वो संस्था जो मुख्यमंत्री कार्यालय तक की जांच कर सकती है उसे सक्रिय नहीं किया जा सका? उत्तराखंड उच्च न्यायालय तक इस देरी पर सवाल उठा चुका है और जब सरकार 6 महीने मांगती है, कोर्ट कहता है 3 महीने में जवाब दीजिए, लेकिन अंत में वही ढाक के 3 पात। अब ये सिर्फ प्रक्रियात्मक देरी है या फिर एक सुनियोजित चुप्पी ताकि कोई स्वतंत्र जांच तंत्र खड़ा ही ना हो सके? क्योंकि सच्चाई ये है कि जहां लोकायुक्त नहीं होता वहां भ्रष्टाचार सिर्फ आरोप नहीं रहता, वो धीरे धीरे व्यवस्था बन जाता है और आज उत्तराखंड उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे भी रहा है। एक तरफ सख्त छवि, दूसरी तरफ जवाबदेही से बचती हुई व्यवस्था। सवाल कई हैं जिनके जवाब जनता की अदालत तक पहुंचने चाहिए ताकि आम आदमी जान सके कि क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या सरकार सच में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है या फिर जांच से बचने का एक सुरक्षित दायरा बनाए रखना चाहती है? और अगर नीयत साफ है तो लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी क्यों? कुछ ऐसा ही गजब हाल भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था का भी है। दरअसल देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 2 साल पहले हुए एक हिट एंड रन मामले में पुलिस की जांच इतनी कमजोर रही कि लंबा समय गुजरने के बाद तक भी पुलिस के शक्तिमान आरोपी तक पहुंच ही नहीं पाए। न्याय की उम्मीद टूटने के बाद मृतक युवक की मां को खुद ही संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। 2 वर्षों तक उन्होंने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरटीओ कार्यालय जाकर ट्रकों के नंबर जुटाए और सड़कों पर भटकती रहीं और आखिरकार उसी ट्रक को ढूंढ निकाला जिसने उनके बेटे की जान ली थी। ये सोचने वाली बात है कि जो जिम्मेदारी पुलिस की थी उसे एक मां को निभाना पड़ा। ये घटना न केवल पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है बल्कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के लिए भी शर्मनाक है और लापरवाह सिस्टम के ऊपर एक झन्नाटेदार थप्पड़। यह हाल तब है जब कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विभाग खुद प्रदेश के युवा, ऊर्जावान, मेहनती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही है। खैर, डेमोग्राफी से लेकर लैंड, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर जमीनी सच्चाई सवालों के घेरे में है। तो सोचिए, जवाबदेही तय करेगा कौन? क्योंकि सच यही है कि जब जनता सवाल पूछना बंद कर दे और सिस्टम जवाब देना जरूरी ना समझे तो व्यवस्था मनमानी और हिटलर शाही पर उतर जाती है। बाकी इस हफ्ते इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।